हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे और उस टॉपिक जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी साथ में देते चलेंगे, राइट। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बेसिक सी मेथड हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, है ना। बेसिक तरीका क्या है वो सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है जो मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन आपके पास है। लिस्ट वन में उन्होंने मॉलिक्यूल दे रखे हैं और लिस्ट टू में आपको दिए हैं नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। दैट मीन्स हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहला काम। राइट। जैसे आपके लिए सबसे पहले दिया है एथेन, तो आप सबको फॉर्मूला आना चाहिए। एथेन क्या होता है? C2H6 एथेन होता है, राइट। यदि एथेन का हम स्ट्रक्चर बनाए तो आपको पता है कैसे बनाओगे, देखो। CH, इस तरीके CH3 हो गया और एक दूसरा CH3, इस तरीके से आप जोड़ोगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, राइट, या कितने बॉन्ड है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो आपको देखो देखने से पता चलेगा ओनली सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या है, ओनली आपके पास है सिग्मा बॉन्ड पहले वाले में, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। दूसरा उन्होंने क्या दे रखा है, देखो आपके लिए, एथीन। तो एथीन क्या होता है वो समझना। एथीन अपना होता है C2H4, राइट, एल्किन, जो कि आप ऐसे बनाते हो। ये आपका C2H4 हो गया। इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, देखो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो दूसरे वाले में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तीसरा दिया है C2 मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो MOT से, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम C2 मॉलिक्यूल की बात करें और जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, क्या निकालोगे आप इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो वो आपका निकल के आएगा कितना, 2। तो जब आप इसको बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड आया है तो इसको आप कितना बोलोगे, देखो, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और फिर आपके लिए लास्ट मॉलिक्यूल कौन सा दिया है, एथाइन। एथाइन कौन सा होता है? एल्काइन। फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। देखो एथ बोलते हैं 2 कार्बन के लिए, और आइन कब लगाते हैं? जब वो ट्रिपल बॉन्ड हो। ये हमने आपको IUPAC नेमिंग में सिखाया हुआ है। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, हाँ। तो ये हो गया एथाइन आपका। इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, देखो 3 बॉन्ड आए हैं। 3 का मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई। 3 बॉन्ड यदि आते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो उसका मतलब क्या है, 1 सिग्मा 2 पाई। तो आप यहाँ देख के बोल दोगे कि यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई है, तो देखो आप मैच कर दोगे। एथेन में क्या है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, और वो भी कितना, कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ए का थर्ड से आपको मिलाना है, देखो। तो ऑप्शंस में देखो, ए विथ थर्ड ओनली 2 ऑप्शंस में है, बी और सी में है, और सॉरी, सी और डी में आपके पास इस तरीके का ऑप्शन है। बी में क्या है, एथीन। एथीन में हमने क्या देखा, देखो, एथीन में अपने पास थे 1 सिग्मा 1 पाई। तो इसका आप मिला दोगे, देखो किससे, या तो 1 हो या 4। तो यहाँ पे 4 है दोनों ऑप्शन में, ठीक है। 4 में भी सेम दिया है ना, 1 सिग्मा 1 पाई। देन C2 मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो इसका होना चाहिए फिर 1 से। तो देखो सी विच सेकंड है, सी में नो, तो ये तो नहीं, सी का 1 से मिलाओगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और एथाइन में आपका क्या है, 2 पाई बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। तो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल था, बस आपको इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और आपको इनके सिंपल से स्ट्रक्चर पता होने चाहिए थे, आप आंसर कर देते, राइट। यदि आपको देखो मान लो मॉलिक्यूल का नहीं पता, लेकिन यदि आपको C2 का बॉन्ड ऑर्डर पता है ना, तब भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि C विथ 1 ओनली एक ही ऑप्शन में दिया है आपके डी वाले में, राइट। तो उससे भी आप इसको कर सकते थे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो याद रखना, यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, डबल है तो उसका मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका मतलब है 1 सिग्मा 2 पाई, राइट। आगे चलते हैं, अगले की तरफ चलते हैं यहाँ पर। देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वेट ऑल ऑफ यू, राइट। ये रहा देखो अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो समझते हैं। द हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यूज ऑफ द गैसेस ए बी सी इन वाटर। उन्होंने हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तीनों के केसेस में, है ना। तीन गैसें अपने पास हैं। गैसें कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखी है गैसें अपने पास ए बी और सी। और के एच की वैल्यू कितनी दे रखी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ए के लिए है अपने पास 145, बी के लिए दे रखी है 2 × 10⁻⁻5 और सी के लिए दे रखी है 35। तीनों में ही यूनिट क्या है, किलो बार। ये इसकी यूनिट हो गई। हमें क्या करना है, उन्होंने पूछा था सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, फॉलो दी ऑर्डर। देखो आप सबको सेकंड जो चैप्टर आपका है सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा हेनरी लॉ, राइट। क्या देखा होगा, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम कहेंगे कि किसी भी लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम ऐसे लेते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एक्स क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। और जैसे ही आप एक्स को यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे आता है के एच एंड पी, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, के एच इंटू पी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है के एच। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। देखो एक तो तरीका ये है और दूसरा हम ऐसा भी लिखते हैं, इसको वाइस वर्सा होता है। इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि जो पी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ऐसे भी हम लिखते हैं। और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, दोनों तरीके इसमें ठीक होते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को लाता है के एच इंटू एक्स, तो ये भी आपका सही होता है। तो दोनों तरीके से हम लिखते हैं। हमें यहाँ पे मेन चीज जो ध्यान रखनी थी कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। क्या लिखनी थी, कि जो के एच होता है ये सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उस गैस की उतनी ही कम होगी। तो आप यहाँ क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो के एच जो होता है उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा के एच की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और यदि के एच की वैल्यू ज्यादा होगी, अब देखो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आप बेसिक सी बात है कि जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे होंगे तो गैस को जब डिजोल्व करोगे आप, है ना, किसमें, किसी लिक्विड में, और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस तो वापस से निकल जाएगी, डिजोल्व नहीं होगी। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ये सॉल्युबिलिटी के। तो आपको बस के की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करनी है। देखो सबसे ज्यादा किस में है, ए में। तो ए की सॉल्युबिलिटी आप यहाँ पे देख लो, ऐसे लिख लोगे, के एच का ऑर्डर के लिख लेना आप पहले से। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन अपने पास सी के लिए है और फिर बी के लिए है। ए सी बी के लिए वैल्यू है के एच की। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स कर दो आप। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या कहेंगे, बी, देन सी एंड देन ए। तो वी सी ए यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि जो के एच की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जहाँ के एच ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और जहाँ के एच की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये तो, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। ये रहा देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट से। याद रखना ऑल ऑफ यू, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी सिंपल होता है। देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक। और दूसरी चीज याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल होता है ना वो, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वन उन्होंने क्या दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट दैट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली, ये दे रखा है इस तरीके का ऑर्डर,
ठीक, अब ऑक्सीजन फैमिली आप यहाँ पे आपको देखो एलिमेंट आने चाहिए। आपको लिख के दिखाएं तो ऑक्सीजन, सल्फर, टेलिनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। इसकी ट्रिक हम एक शॉर्ट फॉर्म में डाल देंगे, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लेना है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे रिमेंबर करोगे, हम एक ट्रिक उसकी डाल देंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो वहां से आपको नोट डाउन कर लेनी है और ध्यान रखना है। ये कौन सा ग्रुप है आपका? ग्रुप नंबर 16 है। इसके हाइड्राइड दिए हैं, तो देखो हमने क्यों लिया, क्योंकि आप यदि यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो डाउन द ग्रुप जब आप यहाँ पे जाओगे, राइट, जब हम इसमें डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आप क्या देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो नीचे देखो, हाइड्राइड में हाइड्रोजन तो सब में सेम है, H2O में दो हाइड्रोजन है, H2 में दो है, सब में दो दो है। बदल क्या रहा है? ओनली आपका ये एलिमेंट। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ज्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से आप बोलोगे, देखो टेलुरियम तक उन्होंने दिया है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो टेलुरियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, H2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट। लेकिन इन्होंने सेकंड हमने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, वो फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर बस उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। बाकी के हाइड्राइड में आपका नॉर्मल ऑर्डर होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, राइट। तो आप यहाँ पे समझना, वाटर में कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे होती है, तो याद रखना, जब ये आपका हाइड्रोजन लगा है किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, या तो फ्लोरीन हो, या फिर नाइट्रोजन हो, या फिर ऑक्सीजन। इन तीनों के साथ यदि हाइड्रोजन किसी भी, इन तीनों में से किसी एक के साथ भी हाइड्रोजन जमा हुआ आता है मॉलिक्यूल में, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कभी कभी Cl के साथ भी हो जाती है, राइट। लेकिन फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो H2O में वो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो H2O में एक एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गया जो कि था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा बाकियों में। मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो H2Te, फिर H2Se, फिर H2S। क्लियर है ना? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट, तो जो ऑर्डर दिया है वो तो बिल्कुल सही है। यदि आप यहाँ पे ऑर्डर निकाल के देखोगे तो आपका भी सेम आएगा। देखो H2O का सबसे ज्यादा हो गया, देन H2Te होना चाहिए, देन H2 आप यहाँ पे बोलोगे तो एस ही आएगा, फिर H2S आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो बिल्कुल सही है, सेम दिया है उन्होंने, तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही हो गया। सेकंड आप देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल सही। और यदि हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ऑक्सीजन का सबसे कम है तो उसका कम होना चाहिए, लेकिन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपका ऑप्शन वन हो जाता। समझ आया ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सिंपल सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे, है ना, बात करेंगे, राइट। अच्छा यहाँ पे समझना सभी लोग, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम यहाँ पे बात करें तो अपने पास है ये वाला फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है। यहाँ पे पूछा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने यहाँ पे बात की थी अभी अभी आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में पाई जाएगी, जब भी आपका ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड होके आ जाए, फ्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। देखो कंडीशन क्या होती है कि जो एटम होगा ना हाइड्रोजन के साथ जोड़ने वाला, उसकी साइज भी छोटी होनी चाहिए और साथ में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए हाइड्रोजन से ज्यादा, है ना। तो फ्लोरीन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन, मोस्टली इनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कितने टाइप की होती है? तो ये आपकी होती है दो टाइप की। एक होती है इंटरमॉलिकुलर, और एक आपकी होती है इंट्रामॉलिकुलर। कितने टाइप की होती है आपकी? ये दो, इंटरमॉलिकुलर और एक इंट्रामॉलिकुलर। अब दोनों को समझना, इंटरमॉलिकुलर का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग।
जैसे आप HF का एग्जाम्पल ले लो, एक मॉलिक्यूल HF का हो गया, एक ये हो गया, एक और आप ले लो। तो HF के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, तो उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे आप इसमें जब बनाओगे ना, तो ऐसे बनेगी, देखो इन दोनों के बीच, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस डॉट से ही दिखाते हैं, डॉट लाइन से। तो इसमें देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो, तब हम उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर कब बोलोगे, जब एक ही के बीच में हो, राइट। जैसे जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल सा, जो होती है अर्थो नाइट्रोफिनॉल आपके पास होती है, राइट। जैसे हमने OH बना दिया, और नाइट्रो ग्रुप आप यहाँ पे लगाओगे तो डबल बॉन्ड O, और एक O पे माइनस, इस तरीके से रहेगा। तो देखो उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। यहाँ पे फिर से बना देते हैं, देखो कुछ ऐसे अपने पास नाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ पे आप NO लगा दो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये आपकी मर्जी है, आप कहाँ उसको लगाना चाहते हो, सेम है बिल्कुल। तो ये हो गया नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे बनेगी ए। ठीक है, इसको हम देखो हाइड्रोक्सी के OH के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसको नाम दे देते हैं, राइट। बेंजीन के साथ OH लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। देखो बेंजीन है, इसमें यदि OH लगा आ गया, तो इसको बोलते हैं, सॉरी, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फिनॉल। अब यहाँ पे कोई यदि सब्स्टिट्यूएंट आप लगा देते हो, तो देखो OH के रिस्पेक्ट में आप इन पोजीशन को नाम देते हो, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको आप बोलते हो मेटा, और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं हम पैरा, राइट। तो यदि आप देखोगे तो ऑर्थो नाइट्रो जो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे NO2 लगा होगा, उसी में इंट्रा मॉलिक्यूलर होगी। इसमें नहीं होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर हो जाएंगे फिर आपके एटम्स यहाँ पे। तो इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं होगी, राइट। इसमें हो जाएगी इन दोनों में, तो इसको हम बोलते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, ए राइट हो जाता। इसमें भी नहीं होगी मेटा में। HF में कैसे, अच्छा देखो नहीं होगी का मतलब क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होगी, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर डेफिनेटली होगी। इंटर का मतलब दो के बीच में, और इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो कितना सिंपल था ये, बस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको देख लेना था, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आगे, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, फिर से है। देखो फिर से बॉइलिंग पॉइंट का आ गया। अब याद रखना, जब हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, तो मॉलिक्यूलर मास पर तो डिपेंड करते हैं, राइट। लेकिन इफ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम, पहला केस क्या है, आप मॉलिक्यूलर मास देख लो। लेकिन यदि मॉलिक्यूलर मास आपका सेम आ जाए, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ब्रांचिंग के। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो समझना। स्टेटमेंट 1 कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो द ऑर्डर ए। ठीक है, पता नहीं, अभी देखेंगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। पेंटेन की बात की है, तो पेंटेन ले लेते हैं हम पहले। तीनों के तीनों पेंटेन है, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा। तो देखो हमें फिर क्या देखना है, सेकंड केस। पहला क्या देखोगे आप, हमेशा मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब यदि मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाए, तो फिर आपको सेकंड केस देखना है, राइट। पेंटेन क्या होता है, देखो आपको पता है 5 कार्बन हो गए, तो CH3, CH2, 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 CH3, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल चेन, है ना। दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या दे रखा है, देखो आइसो पेंटेन। आइसो का मतलब थोड़ा सा ब्रांच कर दो आप उसको। सेकंड लास्ट कार्बन, ये था सेकंड लास्ट कार्बन, उस पर एक आप ऐसे मैथिल जोड़ दोगे। तो देखो 5 ही कार्बन आपको रखने हैं, 5 से 6 नहीं करने, ये आपका हो गया आइसो पेंटेन। ये आइसो पेंटेन, ये आपका इसका कॉमन नेम है ना। यदि हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब नियो की बात करें, तो नियो कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे देखो। सेंट्रल कार्बन जो होगा ना, वो 4 कार्बन से जुड़ जाएगा ना ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं नियो। तो इसको आप बोलते हो नियो पेंटेन। अब हमने आपको बताया कि जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो, तो उसमें फिर आपको क्या देखना है कि ब्रांचिंग किस में हो रखी है। नंबरिंग कर देते हैं, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2 ले लेते हैं।
और ये 3 है। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे कवर करना है, राइट। तो पहला तो केस सिंपल था कि यदि मॉलिक्यूलर मास जिसमें ज़्यादा होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ब्रांचिंग का ऑर्डर देख लोगे आप। ब्रांचिंग देखो किस में ज़्यादा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखना आप लोग, ब्रांचिंग का मतलब क्या है, जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो, ठीक। तो पहले वाले में तो कोई भी साइड में नहीं है, दूसरे में देखो ये आ गई एक साइड में, तीसरे में देखो दो दो साइड चेन बन गई, राइट। तो साइड चेन जिसमें ज्यादा होते जाएंगे उसका मतलब उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक। तो आप ब्रांचिंग का यदि ऑर्डर लिखोगे तो किसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा है, उसमें दो दो साइड चेन आ गई। सेकंड वाले में एक ही साइड चेन है, और पहले वाले में एक भी नहीं है। तो ब्रांचिंग किसमें सबसे कम है, पहले वाले में। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप यहाँ पे लिख लो लास्ट में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग किस में ज्यादा है, थर्ड में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो पहले का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का हो जाएगा, और फिर थर्ड का हो जाएगा, राइट। तो देखो आपका नॉर्मल पेंटन, देन आइसो, देन नियो पेंटन, ये तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन जो उन्होंने दिया था ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर एंड दिस रिजल्ट इन स्मॉलर surface area of the for contract, due to which the intermolecular force between the spherical molecule are weak and thereby lowering the boiling point। बिल्कुल सही है। देखो देखो, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। इसीलिए क्या होता है, सरफेस एरिया जितना कम होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जिसको आप बोलोगे वो कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो आप बोलोगे दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे आपके। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आपका था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्विकली। देखो ये रहा, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट। देखो हाँ ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन टेस्ट राइट रेटेज। अब देखो SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। तो SN1, अब देखो अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है अपने चैनल पर, बट जैसे ही हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस और भी सिंपल लगेंगे, राइट। अभी के लिए समझना, आपको हम डायरेक्टली हिंट देते हैं कि जो SN1 रिएक्शंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा अच्छा वो क्या हो जाएगा, उसमें SN1 जल्दी होगी, राइट। तो हमें क्या देखना है, कार्बोकैटायन बना के देख लेना है, ठीक। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको आनी चाहिए, राइट। नॉर्मली क्या होता है देखो, कार्बोकैटायन आप सब समझते होंगे। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें, राइट, तो जनरल वाला यदि आपको बताएं तो 3, 2 एंड 1, ये ऑर्डर होता है। टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा। टर्सरी कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बना लोगे आप, है ना, जिसमें साइड में 3 CH3 लगे होंगे तो उसको आप टर्सरी बोलोगे, और साथ में ये क्या है, कार्बोकैटायन है। देन सेकेंडरी कैसे बनाओगे, ओनली 2 CH3 लगा दो, राइट। और प्राइमरी कैसे बनाओगे आप, प्राइमरी में केवल एक ही लगा दो इसको। तो टर्सरी वाले जितने अल्फा कार्बन जितने ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो पहले टर्सरी वाले में 3 CH3 लगे हैं, तो इनका इंडक्टिव ज्यादा होता है, एक तो ये हो गया। और दूसरा आप बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा कार्बन पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, और उतना ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये सब के सब अल्फा है, देखो अल्फा, अल्फा, अल्फा। इसमें भी आपके पास देखो ओनली 2 अल्फा कार्बन है, इसमें ओनली 1 है। तो कितने यहाँ पे आएंगे, आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसमें ओनली 6 हो जाएंगे, और इसमें ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे यदि क्या आ जाए, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए तो वो और भी स्टेबल होता है, क्योंकि फिर वो एलाइलिक हो जाता है, राइट। तो अभी के लिए आपको बेसिक वाला ये ध्यान रखना है कि 3 to 1 होता है,
जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना लेक्चर चल रहा है ना, उसी में हम कवर करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो अभी के लिए आप बस इसको ऐसे ध्यान रखना। तो समझते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं अभी हम लोग, है ना, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हैलोजन लगा है, जैसे ये देखो बी आर लगा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और यहाँ पे प्लस चार्ज बना के देख लो चारों केसेस में। ठीक। देखो पहले वाले में हम जब बनाए तो अपने पास कुछ ऐसा दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे बचा हुआ CH2 और प्लस, हमने क्या किया, बी आर निकाल दिया और वहां पे क्या बना लिया, कार्बोकैटायन। सिमिलरली दूसरे वाले को देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, इसी पे आ जाएगा, इसी कार्बन के ऊपर। सी वाला देखो आप। अच्छा देखो बेंजीन में क्या है, सबके सब डबल बॉन्डेड हैं, और यहाँ पे आप याद रखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इसमें बेंजीन पे प्लस चार्ज नहीं बन सकता है। यदि आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये नहीं बनेगा, है ना। तो डी वाला जब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। तो हमने क्या किया, जहां जहां पर आपका ये लीविंग ग्रुप, जो ब्रोमीन है ना, वो निकलने वाला ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो जहां पे भी आपका ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ था, वहां पे हमने उसको हटा दिया, तो ये आपका कुछ ऐसे बन गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, वेट, है ना, ऑल ऑफ यू जस्ट वेट, यहाँ पे CH ही होगा ओनली, तो इसको ऐसे बना लेना। देखो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पे, देखो हमने क्या कहा, अब हमें यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, राइट। तो पहले में जब आप देखोगे, ये तो केवल प्राइमरी है, एक ही कार्बन से जुड़ा, तो प्राइमरी है, जिसकी स्टेबिलिटी देखो सबसे कम होती है, तो ये तो अच्छा स्टेबल नहीं है, इसमें रिएक्शन जल्दी नहीं होगी। ये देखो ये कौन सा आ गया, सेकेंडरी आ गया, दो कार्बन से अटैच है ना बगल में, तो सेकेंडरी, इसमें तो बनेगा नहीं, ये आपका फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन कभी भी प्लस चार्ज नहीं बनाना चाहेगा खुद के ऊपर, तो ये तो कभी भी फॉर्म नहीं होता है, तो हाईली अनस्टेबल। या फिर आप ऐसे देखोगे, देखो इसमें क्या आएगा, रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस आने पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा पार्शियल, तो ब्रेक करना आसान नहीं होगा, तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इसमें, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक। अच्छा इसमें देखो ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी होने के साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, तो देखो कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक, तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये कैसा है, हाईली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसको इसको स्टेबिलिटी किससे मिल रही, बेंजीन की वजह से मिल रही है ना, ये डबल बॉन्ड इसको स्टेबल बनाएगा। राइट। तो इसलिए हम कहेंगे कि डी वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो सेकेंडरी तो बी भी है और डी वाला भी सेकेंडरी है, लेकिन अंतर कहाँ पे है कि डी वाले में कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है। राइट। इसीलिए क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल, तो हम कहेंगे कि डी वाले में रिएक्शन जल्दी होगी। तो बात समझ आई ना, SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उसमें आप बोलोगे कि रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो स्टेबिलिटी देखना हमें आना चाहिए, नहीं आता है हम लोग सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, अभी के लिए क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है, देखो ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, राइट, रिएक्ट इंस्टेंटनेसली विथ लुकास रिएजेंट। अब देखो ये भी सेम ही है आपका। देखो लुकास रिएजेंट की यदि हम बात करें, तो होता क्या है लुकास रिएजेंट, तो आपको याद रखना है, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, इसका मिक्सचर होता है क्या, लुकास रिएजेंट। इसका हम यूज किस में करते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हम इसका यूज करते हैं। राइट। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी अल्कोहल ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी, तो राइट हमेशा आप नॉर्मली यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि इससे हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, इसका यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इसको हम डिस्टिंग्विश करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, किसका, लुकास रिएजेंट का। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप याद रखना, क्योंकि देखो जब आप इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जब मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, SN1। और SN1 में आपने अभी देखा कि 3-2-1 होती है रिएक्टिविटी, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा बनेगा, तो जो 3 डिग्री, फिर जो 2 डिग्री और जो प्राइमरी एल्कोहल्स होंगी ना, तो 3 डिग्री वाले में रिएक्शन जल्दी होगी, प्राइमरी वाली तो रिएक्शन नॉर्मली करती भी नहीं है। अब आपको बस यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सी अल्कोहल 3 है, कौन सी 2 है, कौन सी 1, कैसे पता करोगे, तो देखो समझो,
जैसे कार्बन है, इसके साथ हमने OH लगा दिया। ठीक, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जिसके साथ ये OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, वो बताता है कि ये कौन से डिग्री अल्कोहल है। जैसे यहाँ पे देखो, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3। तो ये तो सही है, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। यदि मान लो इसी कार्बन जिसके साथ OH लगा है, ये ओनली 2 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है इस तरीके से, तो ये आपको हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ आई ना। यदि एक केवल एक के साथ जुड़ा होता है ये देखो, हमने ओनली एक कार्बन लिया है, CH3 लिया है। एक कार्बन की चेन हो सकती है, हमें चेन से कोई मतलब नहीं। हमें जो जस्ट उसके बगल वाला कार्बन देखना है। भाई जस्ट बगल वाला देखोगे तो ये प्राइमरी हो जाएगी। तो अभी आप इस केस में क्या करोगे, बस यहाँ पर देख लो आप कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, आंसर कर दोगे। पहला ऑप्शन देखो, एक कार्बन जिसके साथ OH लगा है, ओनली वन कार्बन से, इधर वन कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी हो गया ये तो। ये कैसी अल्कोहल होगी, प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड देखो, जिसके साथ OH लगा है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक से, इधर एक से, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो बिल्कुल बेसिक चीज आपको समझनी है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। यहाँ देखो, एक कार्बन जिसके साथ OH है यहाँ पे ओनली एक के साथ जुड़ा है, तो ये प्राइमरी हो जाएगी। उसके जस्ट बाद बगल वाला कार्बन देखना हो, इसको देखो आप, ये कितने के साथ जुड़ा है, 3 के साथ, तो ये तो 3 डिग्री हो गया ना। तो अभी बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगी। तो आंसर आपका अब हो जाना चाहिए सभी का सही, कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि टर्सरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगी, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, राइट। सिंपल था, राइट ऑल ऑफ यू, राइट, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं। देखो अगला अपने पास है रहा, है ना, इसको समझते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा सिंपल सा है, रेडॉक्स अब बोल सकते हो, जो आपको पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां से है ये। क्या कहता है आप समझना। देखो, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ठीक है। तो HCl की उन्होंने मोलरिटी दे रखी है आपके लिए, मतलब मोलरता, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। कितनी दी है, 0.75 मोलर। ये किसकी दी है, HCl की दी है। साथ में वॉल्यूम भी दे रखा है, कितना देखो, 25 ml। और हमें क्या पता है, देखो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, किसको, HCl को। आपको बताना है कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड एंड इक्वल टू। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ से हम HCl का अमाउंट निकाल दें। तो देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला आप सबको आता है, राइट। मोलरिटी का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि देखो, मोल आपका मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू में आपका क्या होता था यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आप लेते थे, ml में। तभी तो हमने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो यहाँ पे देखो वेट कितना होता है इसका, वेट कितना होगा HCl का, हमें वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि वेट मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अपने पास HCl है, राइट। तो हमें मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल दोगे। देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और Cl का होता है 35.5। आपको हमने कहा था ना 20 तक के याद रखने हैं। और आपको हमने शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी कि कैसे याद रखोगे। नहीं आती है तो जाके एक बार देख के आओ आप लोग, है ना। आपको सिंपल समझ आ जाएगा। तो 36.5 हो जाएगा ये इसका मास, रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो, मोलरिटी थी 0.75, मास हमें कैलकुलेट करना है, इंटू 1000 आप करोगे। डिवाइड में क्या है, मोलिकुलर मास कितना है, देखो 36.5, और इंटू में आप कर दोगे तो यहाँ पे कितना अपने पास है, 25 ml। तो आपको ये कैलकुलेट करना है अभी यहाँ पे सिंपल सा। तो W कितना आएगा, देखो 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25, एंड डिवाइड में आपको करना है कितना, 1000। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिलेगा मास, राइट। तो मास कैलकुलेट आपको यहाँ से करना है। तो एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो कि ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं। 25 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आपका जाएगा 40 टाइम्स, राइट। अब आप यहाँ पे देखो 36.5 जो है ना, उसको आप 36 रख लो। क्योंकि देखो 5 के जो बगल वाला है तो वो इवन है। यदि और होता तो 1 ऐड करते हैं, यदि इवन होता तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आप इसको ऐसे करो, इसको ओनली 36 रखते हैं ना, न्यू को प्रैक्टिस वो इजी करने के लिए कैलकुलेशन। तो देखो 4 से 9 टाइम्स हो जाएगा, बचेगा नीचे केवल 10। 0.9 आप यहाँ पे ले सकते हो, ऊपर कितना ले सकते हो, 0.9। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखो 9 5 जो 45 रहेगा 4,
63 and 4 67 आ जाएगा समथिंग, राइट। तो और यहाँ पे देखो 2 डेसिमल पहले से ही था और एक नीचे से तो आएगा 3, तो 0.675 आपका समथिंग आ जाएगा, राइट, ग्राम। कैसे की समझ गए ना, हमने राउंड अप कर दिया, 36.5 को ओनली 36 ले लिया। राउंड अप करना आपको आना चाहिए कि दो पॉइंट डेसिमल के बाद यदि 5 है तो उसके बगल में इवन होता है तो कुछ भी ऐड नहीं करते, और होता है तो 1 ऐड करते हैं। आई होप आपको पता है ये सब, हाँ। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, है ना। बात करते हैं यहाँ पे, तो मास हमें मिल गया। अब जब आप रिएक्शन देखोगे ना, तो आपको रिएक्शन तो पता है, एसिड बेस रिएक्शन। HCl और NaOH की जब हम रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनेगा और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। इस रिएक्शन से हमें ये देखना है, देखो कि जो HCl है कितना लिया हमने, 1 मोल। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्ट करता है। क्योंकि HCl और NaOH की ही बात की है क्वेश्चन में, NaCl का उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है, तो हम NaCl से कुछ भी नहीं लेंगे देंगे। हम देखेंगे केवल रिएक्टेंट को। तो रिएक्शन से हमें पता चला कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्ट करता है। और इसका मतलब क्या है, 1 मोल का मास कितना होगा, देखो HCl का मास होता है 36.5 ग्राम मोल, ग्राम पर मोल, राइट। और NaOH का मास कितना हो जाएगा, आप निकाल दो, देखो 23 Na का हो गया, ऑक्सीजन का 16 + 1, तो आएगा 40। तो आप इससे हमें क्या पता चला कि यदि अपने पास 36.5 ग्राम HCl है तो उसके लिए कितने NaOH चाहिए, 40 ग्राम, राइट, रिएक्शन करने के लिए। और क्वेश्चन में कितना दिया है, NaOH अपने पास 1 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पता कर लेंगे कि कितना NaOH कंज्यूम हो जाएगा, राइट। बात समझ आई ना। अपने पास है कितना, HCl कितना निकला अपने पास, इतना। तो हम ऐसे करेंगे, देखो आप लिखो कि 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड, कितना NaOH रिक्वायर्ड होता है, 14 ग्राम पर मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल ही रहेगा दोनों में, राइट। लेकिन हमें कितने, हमारे पास कितना HCl है, 0.675, ये कैलकुलेट किया अभी हमने। सो 0.675 ग्राम HCl विल रिक्वायर्ड। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा, देखो 40 × 0.675 एंड डिवाइड में आप फिर से रहने दो यहाँ पर, 36 ही रहने दो फिर से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो राउंड अप करने से क्या होता है, थोड़ा आसपास आपका आंसर आएगा, ऑप्शंस गिवन है तो आप कर लोगे। तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 टाइम्स फिर से हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75 समथिंग, ठीक है। ये आपका आएगा 0.75, आप करके देखना। क्योंकि हमने यहाँ से देखो एक आइडिया लगा लिया कि आपका नीचे था 40, ऊपर था 36 और 0.75। तो 0.75 में जब 9 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका आया था कितना, 0.675, राइट। तो 9 से जब आप डिवाइड करोगे 0.675 में तो आपका 0.75 ही आएगा। ये किस में है आपका, ग्राम में है। लेकिन ऑप्शंस जब आप देखोगे तो किस में दिया है आपको, मिलीग्राम में। तो मतलब क्या है, इतना NaOH लगेगा, समझ ना सभी लोग। यदि हमारे पास 0.675 ग्राम जो HCl है, इससे रिएक्शन करने के लिए कितना NaOH चाहिए हमें, 0.75 ग्राम, या आप इसको मिलीग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 750 मिलीग्राम। कितना NaOH लगेगा, 750 मिलीग्राम। अपने पास कितना है, 1 ग्राम। क्वेश्चन में कितना दिया है NaOH, NaOH दिया है अपने पास 1 ग्राम, जिसका मतलब कितना हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम, राइट। तो कितना बचेगा, आपसे पूछा है कितना बचेगा। तो 1000 अपने पास मिलीग्राम टोटल था, जिसमें से 750 तो रिएक्शन कर लेगा। तो बचेगा कितना, 1000 माइनस आप करोगे 750, तो आपके पास आ जाएगा 250 मिलीग्राम। ऑप्शन कौन सा है देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना भी सिखा दिया कि कैसे करना है। तो पहले क्या किया, मोलरिटी से हमने HCl का मास निकाल दिया। क्यों निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन में मास दिया था, यदि क्वेश्चन में मोल दिए होते तो हम मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लेते। फिर रिएक्शन से हमें पता चला कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्शन करता है। तो 36.5 मतलब 40 से करेगा, राइट। अपने पास था कितना, 0.675, तो वो कितने से करेगा, हमें पता चला 0.75 ग्राम। तो 0.75 ग्राम NaOH तो चला गया रिएक्शन के साथ, बचा कितना होगा, तो 0.25 ग्राम, दैट मीन्स 250 मिलीग्राम। हो गया आंसर, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, देखते हैं इसको।
तो ये क्या कहता है, देखो हमसे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओ, देखो ये आपका जो सेशन हमने आज ही इसका डाला है पेरियोडिसिटी में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला। यदि आपको नहीं आता है तो आप एक बार जाके देखो। तो जो हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। यदि आप इन एलिमेंट को, आपको थोड़ा सा भी आइडिया पेरियोडिक टेबल का है, तो हम इसमें कहाँ जा रहे हैं, ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो अलोंग द पीरियड। किसके अलोंग दिए हैं आपको, अलोंग द पीरियड ये एलिमेंट आपके लिए दिए हैं। और हमने बताया था कि अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, और उसकी वजह से साइज क्या होती है, कम। और साइज कम होती है तो आपको ये भी पता है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब यदि साइज कम हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना था, जैसे जब हम कंपेयर करेंगे किसमें, बेरिलियम और बोरॉन में, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। ये आपकी बैलेंस सेल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो कैसी है, फुल्ली फिल्ड है। कैसी है, ये आपकी फुल्ली फिल्ड है। राइट, फुल्ली फिल्ड है। और जबकि बोरॉन का आप देखो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो 1s2, 2s2 और 2p1। तो यहाँ पे देखो बैलेंस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p में 1। राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैसा है, आप बोलोगे पार्शियली फिल्ड। यदि आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था कि जो हाफ फिल्ड है ना, और जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, हमने आपको बताया था कि जो हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, पार्सली फील्ड वालों से। राइट। तो होगा क्या, जब ये हाफ फील्ड आपको मिलेगा कहीं पे या कहीं पे आपको फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएं, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेंगे। तो उस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो जो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जब हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। देखो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगी किसकी, यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, तो नाइट्रोजन की तो सबसे ज़्यादा। राइट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। देन अब बोरॉन और कार्बन, तो अब यहाँ पे तो कार्बन ही रहेगा। लेकिन बोरॉन और बेरिलियम में आप जब देखोगे ना तो बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी किससे, बोरॉन से। और देन आपका लिथियम। तो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, देखो हम यहाँ पे बताएं तो लिथियम से ज्यादा होती है लेकिन बोरॉन से भी ज्यादा। तो ये ज्यादा हो रही, तो नाइट्रोजन देन कार्बन एंड देन बेरिलियम आएगा। तो नाइट्रोजन, कार्बन देन बेरिलियम और बोरॉन फिर लिथियम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको बस क्या देखना था, एक्सेप्शनल पॉइंट की, जहाँ पे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले आपको, वो स्टेबल होता है, उस वजह से वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो उस केस में क्या होगी, आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा। अगेन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप जाके एक बार वीडियो देख लो जो आज ही हमने अपडेट की है, अपलोड की हुई है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके उसको एक बार देख लेना। राइट, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बताया है हमने उसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये रहा, राइट, ये कहा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पूछी है। ओ, आप सबसे बन जाएगा अभी, क्योंकि आपको हमने बताया है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। तो 3 डिग्री देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है यहाँ, 1 2 से। तो ये 2 डिग्री हो गया। राइट। इसको देखो, ये भी कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 2। तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये तो ओनली 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो प्राइमरी। और इसको देखो, ये आपका 3 कार्बन से अटैच है, 1 ये 2 ये 3। तो ये कौन सा होगा, 3 डिग्री। अब आपको पता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ध्यान रखना। देखो कार्बोकैटायन यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको क्या पता होगा कि स्टेबिलिटी होती है 3 2 1। तो 3 डिग्री कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो आप आंसर बिल्कुल कर दोगे बिना कुछ सोचे समझे, आपका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, सिंपल सा। समझ आया ना, तो बस ध्यान रखना कि 3 2 1 होता है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका 12th क्लास से है। इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया अपने सेशन चैनल पर, बट हम आपको ये भी बताएंगे ना जब हम बात करेंगे काइनेटिक्स की, है ना। समझते हैं, यहाँ पे पूछा गया था क्या कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस, राइट, कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोस द वैल्यू ऑफ। तो आपको ये देखो एक्सप्रेशन याद होगा, लॉग
K2/K1। आगे नेक्स्ट इक्वेशन से जो आपका आता है EA/2.303 आर 1/T2 - 1/T1। कुछ इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन होता है, राइट। ओके, इसमें आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके में आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा देखो समझना। यहाँ पे यदि हमें इस एक्सप्रेशन में यदि आपको K1 क्या है, K1 यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ये देख लो। K1 क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1। और K2 क्या है, K2 आपका रेट कांस्टेंट है, राइट, एट टेम्परेचर T2, ये आपको पता होगा, राइट। तो रेट कांस्टेंट है ये दोनों, है ना। और आर क्या है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, ठीक। आर की वैल्यू हमें पता होती है, राइट। अब बात आती है किसकी, उन्होंने पूछा है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे। यदि हमें K1 K2 की वैल्यू दी है टू डिफरेंट टेम्परेचर पर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यदि हमें पता है, तो हम K1 K2 यहाँ पर रख देंगे और आर और T1 T2 यहाँ रख देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका आसानी से। तो पहले कहते हैं रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं, राइट। प्रोबेबिलिटी कोलिजन नहीं, ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हमें। तो बात आएगी किसकी, कि हमें यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में सिंपल आपको क्या करना है, बाकी की वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाता। बिल्कुल सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, राइट। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, इसको समझ लेते हैं, स्टेटमेंट वाला है। क्या कहते हैं देखो, कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं देती है। The aniline cannot be prepared through gradual synthesis। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है दोनों स्टेटमेंट का। बस यहाँ पे समझना देखो। तो पहले आप देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है इसको समझना। इसमें दो टाइप की होती हैं, हम आपको एक ही बता रहे जिसकी यहाँ पे बात की है अभी, एल्काइलेशन की, राइट। तो क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक चीज याद रखना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपने दोनों में पढ़ी है, देखो 11th में भी है, 12th में है, बस एनिलीन की यदि हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपको ये 12th में मिलेगी, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती है, होता क्या है इस रिएक्शन में वो समझना आप। कुछ ऐसे होती है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, ठीक। और इसके साथ में आपने रिएक्शन करा दो आप किसी की एल्किल हैलाइड की, जैसे CH3Cl ले लिया। और लेते हैं हम क्या यहाँ पे लुइस एसिड लेते हैं, AlCl3 क्या है आपका ये, लुइस एसिड है, ठीक। तो एसिड लूस एसिड क्यों लेते हैं, ताकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। तो होता क्या है यहाँ पे, बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है मेथल से, इस तरीके से। लेकिन जब इसी रिएक्शन को आप एनिलीन के साथ कराओगे, एनिलीन क्या होता है यहाँ पे NH2 होता है, और देन आपने यहाँ ले लिया एल्किल हैलाइड, ठीक। और यहाँ पे आपने ले लिया AlCl3, तो होता क्या है, देखो AlCl3 लुइस एसिड है। और एनिलीन में जब आप देखोगे तो नाइट्रोन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये किसका काम कर सकता है, लुइस बेस का काम कर सकता है। और ये यहाँ पे क्या है, लुइस एसिड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में, फ्रीडल क्राफ्ट की जगह एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए हमें फ्रीडल क्राफ्ट का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ये लुइस बेस क्यों है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है, लुइस बेस होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोन, सॉरी, नाइट्रोन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है। और लुइस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। तो होता क्या है इसमें, एनिलीन में रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन दिखा देगा, इसलिए नहीं होती है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, राइट। तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। सेकंड कहते हैं कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू ग्रेवियल थैलेमाइड। देखो ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है उसको भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। देखो ये सारी नेम रिएक्शन है, हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा ना, हम आपको सारी नेम रिएक्शन का एक अलग से पूरा सेशन दे देंगे, जिसमें पूरी नेम रिएक्शन हम लोग रिवाइज कर लेंगे, राइट। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना उनके साथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं बेस। बेस लेने से क्या होगा, बेस यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा। तो कुछ ऐसे हो जाता है देखो। अच्छा हम इसका नाम नहीं लिखा, आप लिख लेना, ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस इसको हम बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे एन पे क्या आएगा फिर माइनस, क्योंकि H प्लस निकल गया, बेस ने H प्लस ले लिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो होता क्या है, ए इस पे अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ फिर ऐसे बन जाएगा। अब इनके साथ क्या आ गया, CH3। और अभी हम इसका करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है CH3NH2। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक, तो CH3NH2 मिलेगा और यहाँ पे बन जाता है थैलिक एसिड। ये रिएक्शन होती है अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली एसिड की जगह पे हमें क्या मिलेगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम रहता है ना। स्टार्टिंग में हमने क्यों लिया था, तो ये आपको नॉर्मली बेसिक मीडियम ही मिलेगा। ठीक है, तो CH3CO माइनस थैलिक एसिड का जो है ना, इस सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई देखो, ये आपकी होती है SN1 रिएक्शन, आप यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। ये आपकी होती है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है, यदि एनिलीन हमें बनाना होगा तो हमें कुछ ऐसे लेना पड़ेगा। एनिलीन बनाने के लिए एल्किल हैलाइड क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमने लिया CH3X, तो यहाँ पे CH3X लेने पे नाइट्रोजन किसके साथ जोड़ गया, CH3 के साथ। और एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन। तो हमें इसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे लेना पड़ेगा यहाँ पे, बेंजीन के साथ X। और इसमें आपको पता है कि नो SN1 SN2, SN1 SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती बेंजीन के साथ। अभी बताया था हमने, एक तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा SN1 यदि होगी तो कार्बोकैटायन नहीं बनता है स्टेबल, तो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एनिलीन बिल्कुल भी नहीं हम बना सकते हैं, किससे, ग्रेविल थैलेमाइड से। तो ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आपके कैसे थे, सही थे। समझ आया ना क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो या तो SN1 होगी या फिर SN2। नॉर्मली वो SN2 होती है आपकी, राइट। यदि SN2 रिएक्शन की हम बात करें तो क्या होगा फिर, SN2 रिएक्शन यदि हमें करानी है तो जब हम एनिलीन बनाना चाहेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हेलोबेंजीन। और हेलोबेंजीन जो होता है वो ना तो SN1 देता है, ना ही वो SN2 देता है। इसलिए एनिलीन नहीं हम बना सकते। हाँ, याद रखना, ये केवल प्राइमरी एमीन बनाती है, वो भी कौन से, एलिफेटिक। एरोमेटिक नहीं बनेगा प्राइमरी एमीन, राइट। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू। बिल्कुल राइट, देखो ये रहा, समझना। यहाँ पे फिर से देखो पूछा है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओ, एलिमेंट देख लेते हैं पहले। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, सिलिकॉन है। तो इसको पहले जमा लेते हैं, है ना। तो आपको पता है पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। हमने पेरियोडिक टेबल के हिसाब से जमा लिया, राइट। अब आपको ये पता है कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पेरियोडिक टेबल में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज कम होती है, और साइज कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन यदि किसी फैमिली में आप नीचे की साइड जाओगे, डाउन द ग्रुप आप जब जाओगे, तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। तो उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, राइट। इतना तो समझ आया ना। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यदि हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आप देख के बता सकते हो कि फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, और कार्बन से भी कम किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की। इस तरीके से आप ऑर्डर कर दोगे, सिंपल सा। तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो, दो ऑप्शंस में है, तो ये तो पहले से एलिमिनेट कर दोगे आप। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पहले दे दिया, नो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। समझ आया ना। तो बस आपको ट्रेंड याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो कम हो जाती है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, राइट। समझ आया, सिंपल था। यदि आपको नहीं आते हैं ये कॉन्सेप्ट, तो हमने अभी अभी पेरियोडिसिटी वाला सेशन स्टार्ट किया है अपने चैनल पर, आप जाके उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी हमने दी है 11th क्लास केमिस्ट्री के नाम से, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी नहीं आई है, इसके आज या कल में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेशन भी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टी हमने कराई हुई है, तो आप उनको जब तक देख सकते हो। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना, आपको बहुत सिंपल लगेगी केमिस्ट्री, राइट।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, है ना। इस क्वेश्चन को क्विकली समझते हैं। ये आपका है 12th क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन अपने पास है। किसका है ये? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। समझते हैं क्या कहता है। और लिस्ट वन में दिया है कन्वर्जन, और लिस्ट टू में दिया है नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड। इसको समझना देखो। डोंट वरी, यदि आप अभी 11th में स्टडी कर रहे हो तब भी आपको ये समझ आ जाएगा, है ना। समझना, H2O को हमें किस में बदलना है? O2 में। देखो बदलते हैं। यदि H2O O2 में बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो 2H प्लस, हाइड्रोजन दो है तो H प्लस बना दिए हमने। यदि ये H प्लस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, और बन जाएगा हाफ O2। समझना, ये हमने क्या किया? देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना, 11th में आपने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो इसको हम बोलेंगे 2 फेराडे चार्ज। कितना चार्ज लगेगा? 2 फेराडे। जब 2 फेराडे चार्ज लगेगा तब आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? हाफ O2। तो 1 मोल ऑफ H2O को O2 में यदि हमें बदलना है तो कितना आपको चार्ज लगेगा यहाँ पे? 2 फेराडे। इलेक्ट्रॉन देख के पता चलता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 फेराडे, यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो 1 फेराडे। राइट। फेराडे क्या होता है तो वो भी आप ध्यान रखना। 1 फेराडे का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो होता है आपका 1 फेराडे। तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल्स। तो हम बोलेंगे 2 फेराडे। तो कितने फेराडे लगेंगे 1 मोल H2O को O2 में बदलने के लिए? आपके लगेंगे 2 फेराडे। राइट। सेकंड पर चलते हैं। राइट, सेकंड को समझते हैं। सेकंड उन्होंने क्या दिया है? देखो ये तो हो गया ए वाला। बी वाले में उन्होंने कहा है 1 मोल ऑफ MnO4। अब देखो MnO4 माइनस को Mn+2 में बदल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कैसे पता? देखो अब MnO4 है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। आती है आपको निकालना। Mn को X ले लोगे, ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 चार्ज होता है, 4 है। और इक्वल में देखो कितना चार्ज है मॉलिक्यूल पे? -1। तो निकाल दो आप यहाँ से। तो -1 + 8 आएगा +7। मतलब यहाँ पे Mn था +7 में, और +7 से हमने उसको किस में बदल दिया? देखो +7 से बदल दिया +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे? आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन। 7 में से हमें 7 को कहाँ तक लेके आना है? 2 से। तो 7 ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे? 5। +7 वैसे आप +5 यहाँ पे करोगे, है ना। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तभी तो जब +7 है, +7 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब जाके बचेंगे 2 प्लस ओनली। राइट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 5। तो हम बोलेंगे कितने फेराडे रिक्वायर्ड होगा? 5। राइट। तीसरा देखते हैं, सी वाला। क्या कहा? देखो 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अपने पास CaCl2 है, मोल्टन का मतलब लिक्विड फॉर्म में है, हाँ। तो इसको हम यदि तोड़ेंगे तो आप किसमें बनाओगे? Ca2+, एंड देन आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखो इसको, आप ऐसे लिखो यहाँ पे। राइट। क्योंकि क्योंकि ये सही तरीका नहीं है इसका, है ना, दिखना। मोल्टन CaCl2 की बात की है, CaCl2। तो इसमें आपको पता है कैल्शियम 2+ है और 2Cl- है। और उन्होंने बात की है कैल्शियम बनाने की। तो देखो कैल्शियम यदि हम बनाना चाहेंगे तो कैल्शियम पे 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा कैल्शियम। दैट मीन्स यदि हम चाहें कितना, यहाँ देखो कितना बना ये कैल्शियम? 1 मोल। 1 मोल बनाने के लिए कितना फेराडे लगेगा? 2 फेराडे। क्वेश्चन में कितना लिखा है? 1.5। तो यदि 1 के लिए 2 फेराडे चाहिए तो 1.5 के लिए कितने फेराडे? 2 × 1.5। तो आएगा कितना? 3 फेराडे। बात समझ आई ना। 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए लगता है कितना? 2 फेराडे। तो 1.5 को कितना मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाएगा। हो गया। वैसे आपका इतने से हो जाएगा आंसर, लेकिन आपको लास्ट वाला और बता देते हैं। वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। राइट। और फिर पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिर लास्ट में मैच कर लेना। FeO को Fe2O3 बना दिया। फिर से देखो आप, Fe2O3। इस केस में जब आपको कंपाउंड मिले ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो। तो आयरन की X हो जाएगी, -2 ऑक्सीजन पर होता है तो X इक्वल आएगा 2। तो यहाँ पे आयरन है +2 में, और यहाँ पे देखो 2x ऑक्सीजन पे होता है -2, अपने पास 3 ऑक्सीजन है, इक्वल 0 करोगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 6, और x इक्वल आ जाएगा 3। तो यहाँ पे है +3। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें आयरन को बदलना है +2 से किस में? +3 में। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये? -1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो यहाँ पे कितने फेराडे लगेगी? आप बोल सकते हो 1 फेराडे। हो गया आपका सिंपल। तो देखो आप मैच कर सकते हो। आप देखो पहले में कितने चाहिए थे आपको?
पहले में चाहिए थे हमें 2 फैराडे। तो पहले का सेकंड से मिला दो, ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो ओनली दो ऑप्शन है, ए और आपके पास है सी, तो दो ए, बाकी के आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देन बी में हमें कितने चाहिए थे? 5, तो बी का 4 देखो, बी का 4 केवल ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। सिंपल सा था, राइट? आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है और उस पर देखना है कि कितना चार्ज पहले था और कितने में वो बदल गया, और उसको बदलने में कितने इलेक्ट्रॉन या देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली आप बोलोगे कि उतने फैराडे हमें लगेंगे। राइट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से, है ना? तो ये रहा देखो आपका लास्ट क्वेश्चन, एक को कोई के लिए रेज करते हैं। देखो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे समझते हैं। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, 12th क्लास का है, बहुत ही सिंपल है, आइसोमेरिज्म वाले से क्वेश्चन आया था। देखो, तो जब हम इसको पहले वाले कॉम्प्लेक्स को लिखे हैं, तो CO दिया है, NH3 होल 5 देखो अभी कोऑर्डिनेशन भी हमारे चैनल पे आपके चल रहा है, अपने चैनल पर। तो यदि आपको नहीं आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत सिंपल होती है, आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया है। IUPAC नेमिंग हमने कर रखी है। आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में ही, हाँ। तो आप जाके उसको भी वहां से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे NO2 कैसा लेगेंड है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो NO2 अपने पास है ना, वो आपका एम्बीडेंटेड लेगेंड है। कैसे लेगेंड है? एक एक एम्बीडेंटेड। क्या होते हैं वो सब हमने बताया हुआ है, आप जाके एक बार देख सकते हो। एम्बीडेंटेड लेगेंड है ना, तो हमने आपको बताया था कि जहां पर भी एम्बीडेंटेड लेगेंड हो, वो कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो आप बिल्कुल बिना कुछ देखे आप आंसर कर सकते हो कि वो आपका दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। जहाँ पे कैसा लेगेंड हो, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि टू डोनर एटम होने चाहिए। जैसे आप NO2 में देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। तो डोनर एटम 2 होने चाहिए, लेकिन एक टाइम में एक से वो बाइंड होगा। एक टाइम में एक डोनर एटम मेटल से बाइंड करेगा, राइट? तो जहाँ पे एम्बीडेंटेड लेगेंड मिल जाए, वो आपका किसका काम करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें दिखेगी आपको लिंकेज। तो पहले का तो आपको मिल गया 2। अब जैसे ही आपको पहले का पता चला, देखो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। A/2 है, तो देखो A/2 ओनली आपको A और D में दिया था, हो गया इतना तो काम। देन सेकंड देखो, सेकंड में SO4 है, Br है, राइट? अब यहाँ पे आपके लिए कौन कौन से दे रखी है? सॉल्वेट, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में हमने बताया था कि यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों के दोनों आपको क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हो ऐसे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, एक कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन वाला पार्ट भी एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये डेफिनेटली क्या दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन। तो C का 4 देख लो आप, और C का 4 जब आप देखोगे तो वो आपको केवल एक में ही मिलेगा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही हो गया। इतना सिंपल होता है। तो सी आपको मिल गया, इसकी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में होता क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स में से लेगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे, कैटाइन एनाइन के क्या होते हैं? लेगेंड एक्सचेंज। अब बात आई, देखो इसमें H2O है, वहां केवल Cl है। देखो, CO H2O 6 है और Cl 3। तो यहाँ पे देखो H2O क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, गैस सॉल्वेंट। तो हमने बताया था एक क्या है, आयोनाइजेशन। इस पर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं बाहर वाले आयंस के साथ, तो हम वहां पे बोलते हैं इसको क्या? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एक कौन सी दिखाएगा? सॉल्वेट, राइट? जब वहां पे अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर है, जैसे सॉल्वेंट है, बाहर आपके कोई लेगेंड है, वो आपके एक्सचेंज होते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो वहां पे होती है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, राइट? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि डी में होगी सॉल्वेट, तो D का 1। और बचा कौन सा था? बी में आपकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन और सॉल्वेट, आयोनाइजेशन का ही पार्ट है सॉल्वेट। बस अंतर कहाँ आता है कि सॉल्वेट में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे ना, वो एक्सचेंज होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसमें, आयोनाइजेशन में, तो उसमें इसके अलावा कोई भी, जैसे सल्फेट है और Br है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, सल्फेट और Br। तो उसको आयोनाइजेशन हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगेन आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक इसमें डिस्कस किए हैं, उसमें से कई सारे तो हम लोग अभी कर ही चुके हैं, और जो बाकी रहे वो जैसे जैसे वो चैप्टर्स आते जाएंगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे हर एक चैप्टर में, है ना? ये तो बस हमने एक फॉर एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, उसके लिए हम आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर की, रिसेंटली 2024 की। हाँ, लेकिन जैसे ही एक चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए होंगे जेई में और नीट में, वो डिस्कस कर लिया करेंगे, राइट? तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है किसी क्वेश्चन में, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अगेन लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी है, फिर आप वीडियो को ऑन करके फिर आप उसका आंसर मैच कर लेना। और कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेशन यदि पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसी तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर तक यहाँ पे पूरा सिलेबस भी हो जाएगा चैप्टर वाइज, राइट। तो आप सेशन को बस, आपको आपका काम क्या है, आपको बस इतना सपोर्ट करना है कि लाइक कर दो और शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो। सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आप देखना आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो। प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, और प्रॉपर आप डेली जो हम एक वीडियो यहाँ पे आपको डालते हैं, अपलोड करते हैं, उसको आप लेके चलोगे, देखते चलोगे प्रॉपरली, डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बनेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, राइट। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आपको वो सेंड कर देना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल क्लियर, right? Yeah. Bye bye, everyone.